तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन कल हमने पढ़ा था कि आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या होता है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं एनर्जीज पोजेस्ड बाय द रिवॉल्विंग सैटेलाइट्स, राइट। तो हम ग्रेविटेशन को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। ग्रेविटेशन, ठीक। तो आज हम बात कर लेते हैं किसकी, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट की। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। तो आपकी जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उनकी एनर्जी की हम बात करते हैं, ठीक। तो जो आपके सपोज ये अर्थ है, अच्छा सैटेलाइट क्या होती है, जो किसी प्लैनेट को रिवॉल्व कर रहे हैं वो आपकी सैटेलाइट होती हैं। और क्या बोलते हैं, जो किसी स्टार को रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स को जो रिवॉल्व करते हैं वो सैटेलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। दो तरह की सैटेलाइट होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम मून हमने क्या कहते हैं, इंसानों ने भी कुछ उस पर अर्थ के अराउंड घूमने वाले कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं। जैसे इंडिया ने इनसैट सीडीसी सैटेलाइट है, आर्यभट्ट, तो है ना। तो ये सब क्या है, ये आपकी मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। तो हम बात करें सैटेलाइट्स की, तो ये कोई प्लैनेट है, ठीक है जी। अब तो ये प्लैनेट है, अर्थ है। अर्थ के अराउंड आपके पास कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये सैटेलाइट है, ठीक है जी। तो इस सैटेलाइट के पास एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। और उसके अलावा आपका ये जो प्लैनेट है अर्थ के सेंटर से कुछ दूरी पर है, स्मॉल आर मान लेते हैं, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो जो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट होती है, इसको कैपिटल ई से मैं डिनोट करता हूँ। इसमें दो आपकी एनर्जी हम मेनली लेंगे, कौन कौन सी एनर्जी लेंगे ई में, एक तो लेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यू क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे यू है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। तो रिवॉल्व करने वाली सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, ठीक है जी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब हम पहले डिस्कस करते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, एनर्जी कैपिटल यू की बात कर लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर इस सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि इस स्मॉल एम मास से सैटेलाइट, प्लैनेट का मास माने तो कैपिटल एम, प्लैनेट का मास कैपिटल एम है, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम है। तो इस स्मॉल एम की मास के सैटेलाइट को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने में जो आपने वर्क किया है, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है, तो दैट वर्क विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a satellite या एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं हम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर लेके आओ, वो पॉइंट इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड में होना चाहिए, पॉइंट है ना। टू एनी पॉइंट विद इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट। तो प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा, तो दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो वर्क का आप निकालोगे, वर्क डन है ना, वर्क डन। तो ये वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है जी। तो मतलब जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसके प्लैनेट के मास पे, आपके इस ऑब्जेक्ट के मास पे जिसको आप लेके आ रहे हैं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर पे डिपेंड करती है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, याद रखेंगे,
पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है। समझ गए ना क्या होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों एक दूसरे से इन्फाइनाइट दूरी पर होंगे। कितनी दूरी पर होंगे, ये दोनों एक दूसरे से इन्फाइनाइट दूरी पर होंगे। उस केस में हमारे इन दोनों के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, वो जीरो होगी। आपको आइडिया लग गया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, अदरवाइज हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इज दैट क्लियर। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का इंपॉर्टेंट फार्मूला। अच्छा जी, अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं सैटेलाइट्स की, हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। ठीक है जी, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट टर्म आपकी आती है एस्केप वेलोसिटी। ये है VE। एस्केप वेलोसिटी क्या चीज़ है, एक बार देख लेते हैं भाई इसको। एस्केप वेलोसिटी, देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। सपोज मेरे पास एक प्लैनेट है, अर्थ मान लीजिए। ठीक है जी, ये प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट की सरफेस है। अब किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट के सरफेस में रखे हुए स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को आप मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे, मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे कि वापस अर्थ के सरफेस में ना आए। ठीक है जी, तो द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m सो दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट रिटर्न्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो मिनिमम वेलोसिटी आप उसको दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो कंडीशन क्या है, आपको इतनी वेलोसिटी देनी है इसको कि वापस से ये अर्थ की सरफेस से लौट के वापस ना आए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट एस्केप कर जाए ये, है ना। तो दिस मास मस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ सो दैट इट डू नॉट रिटर्न बैक टू दी अर्थ सरफेस। तो वापस लौटना नहीं चाहिए ये, तो जस्ट एस्केप कर गया, और एस्केप करने के बाद वहाँ पे रेस्ट में आ गया। किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, ये नहीं कि उसका मूव करता रहेगा ये। तो आपको कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी, तो इसके वेलोसिटी क्या होती है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट so that it do not return back to earth surface, वो अर्थ की सरफेस में वापस रिटर्न ना करे। ठीक है ना, तो वापस रिटर्न ना करे, तो बस एस्केप हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से एस्केप हो जाए। मैं कहता हूँ जी अर्थ का मास कैपिटल M है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, कैपिटल R है। ठीक, इन दोनों के बीच का जो है ना अर्थ का रेडियस कैपिटल R मान लेता हूँ। तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है, आपने जब उसको एस्केप वेलोसिटी, आपने इसको मैं कहता हूँ VE वेलोसिटी इम्पार्ट की, तो उसके पास अभी कौन कौन सी एनर्जी है। एट दिस मोमेंट दिस विल बी हैविंग, इसको मान लेते हैं पॉइंट A, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, और आपने इसको जब थ्रो कर दिया तो ये पॉइंट B पे जाके टंग गया, ये पॉइंट B पे जाके यहाँ पे टंग गया, ये पॉइंट B पे जाके टंग गया, है ना। तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया, और ये पॉइंट जो B है वर्चुअली देखा जाए तो इस अर्थ के सेंटर से इन्फिनिटी पे होता है। कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे। तो दिस पॉइंट B इज वर्चुअली एट इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ सेंटर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट B इन्फिनिटी पे है। ठीक है जी, तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, आप लोगों को ध्यान होगा। वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर किसी बॉडी पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो कांस्टेंट रहती है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज़ थी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द जर्नी, है ना। तो पॉइंट A पर जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें इसकी जो एनर्जी है A पर, वही एनर्जी होनी चाहिए इसकी B पर। ठीक है जी, A पर इसका कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A, इट मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B एंड काइनेटिक एनर्जी एट B। तो एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी A पे कितनी है इसकी, -G कैपिटल M स्मॉल m, अर्थ का मास, इस ऑब्जेक्ट का मास अपॉन इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आपने उसको यहाँ पे इसको VE वेलोसिटी दी है, तो हाफ m VE का स्क्वायर। इसके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है, 0 होती है, मैं बता चुका हूँ, है ना।
इन्फिनिटी ऑफ पोटेंशियल जीरो होती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या कितनी होगी, ये इन्फिनिटी जाके टंग गया, इन्फिनिटी जाके आगे फर्दर मूव नहीं कर रहा है, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ये इन्फिनिटी जाके बस आ गया, रेस्ट पे आ गया, अब ना तो ये वापस आ रहा है ना तो कहीं और जा रहा है ये, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी इसकी, जीरो होगी एट इन्फिनिटी एट पॉइंट बी, है ना, तो ये जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हमें क्या मिलेगा भैया, इस चीज़ को उधर भेज दो, ये हो जाएगा हाफ एम वी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, स्मॉल एम से स्मॉल एम गया तो वी ई कितना हो जाएगा भैया, वी ई हो जाएगा 2gm अपॉन आर का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो हमारे पास जो स्केप वेलोसिटी आ रही है इस ऑब्जेक्ट की वो कितनी आ रही है भाई, वो डिपेंड करती है अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे। तो आपको थोड़ा आइडिया लगा कि जो स्केप वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है आप उसको किस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना चाह रहे हो। ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो मतलब चाहे आप 1 kg का ऑब्जेक्ट लो, चाहे 2 kg का ऑब्जेक्ट लो, चाहे 1000 kg का ऑब्जेक्ट लो, सबके लिए स्केप वेलोसिटी आएगी इक्वल आएगी, क्योंकि सबके लिए जो स्केप वेलोसिटी आएगी वो अर्थ के मास पर डिपेंड करेगी, ना तो उस ऑब्जेक्ट ना कि उस ऑब्जेक्ट के मास पर, समझ गए ना। और अर्थ के सरफेस से अगर आपको किसी को बाहर फेंकना है तब स्केप वेलोसिटी कितनी चाहिए आपको, कितनी वेलोसिटी बाहर आपको फेंकना पड़ेगा, उसको एटलीस्ट कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, देख लेते हैं उसको भी, है ना। फॉर अर्थ, अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, फॉर अर्थ के केस में अर्थ का मास सबको पता है कितना है, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6×10⁻24 है ना, 6×10⁻24 kg। और अर्थ का रेडियस कितना है भैया, अर्थ का मास है 6×10⁻24 kg और रेडियस कितना है अर्थ का, वो है 6.4, इनफैक्ट 6.4 है, 10⁻24 कह रहा हूँ मैं, 6 मीटर। तो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी अर्थ के लिए, ये आएगी नियरली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको किसी चीज़ को थ्रो करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा और वापस रिटर्न नहीं करेगा, समझ गए ना। तो ये थी आपकी स्केप वेलोसिटी। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम शो करते हैं वी ओ से। ठीक है जी, क्या चीज़ होती है देख लेते हैं इसको। आपको पता है कि अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है अर्थ के तो वो उसको लगातार मूव करना पड़ेगा, लगातार अर्थ के अराउंड घूमते रहना पड़ेगा। अगर घूमना बंद कर देगी कोई सैटेलाइट तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी, है ना। ये आपको पता होगा क्योंकि जितनी भी सैटेलाइट होती हैं वो अर्थ के चारों तरफ लगातार घूमती रहती हैं, कोई रुकी हुई सैटेलाइट नहीं होती है ना, क्योंकि अगर रुक गई तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो ये सैटेलाइट, मैं कहता हूँ ये प्लेनेट है कैपिटल एम मास का, ठीक है जी। इसके सेंटर से r दूरी पर कोई सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है जी, स्मॉल r दूरी पर। इसका खुद का रेडियस कितना है, कैपिटल R है ना। और r दूरी पर क्या है, कोई सैटेलाइट घूम रही है गोल गोल इसके अराउंड, ठीक। तो स्मॉल r दूरी पर कोई सैटेलाइट स्मॉल m मास की, कितने मास की, स्मॉल m मास की VO वेलोसिटी से घूम रही है। तो मतलब इसको अगर इसी ऑर्बिट में रहना है तो उसको इतनी वेलोसिटी VO वेलोसिटी चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो ये सैटेलाइट पास आ जाएगी अर्थ के, इससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो ये सैटेलाइट दूर चली जाएगी इस ऑर्बिट से, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये ऑर्बिट मेंटेन करके रखना है तो VO वेलोसिटी हमें चाहिए। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इस ऑर्बिट को मेंटेन कर रखने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, देखते हैं हम लोग अभी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अच्छा जी, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ये क्या होती है, इट इज़ द velocity needed to maintain, it is the velocity needed to maintain an orbit around the planet। किसी प्लैनेट के अराउंड जो ऑर्बिट को मेंटेन कर रखने के लिए जो आपको वेलोसिटी चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है देख लेते हैं जरा इसको भी हम, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपकी जो सैटेलाइट है वो घूम रही है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अभी कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई। अगर बता, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, तो एक तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और बाहर का एक फोर्स लगता है, उससे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आप सबको पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कितना होता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपॉन रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है भैया, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रही है उसके ऊपर,
वो लगा रही है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर सॉरी, है ना, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है ना, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये ऑब्जेक्ट बाहर जा रहा है इस ऑर्बिट से ना अंदर को आ रहा है, इस ऑर्बिट में ही है, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, एट इक्विलिब्रियम तो दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। एफ सी एफ मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ग्रेविटी, ठीक है जी। तो दोनों फोर्सों को मैं बराबर रखता हूँ तो आ जाएगा एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, सॉल्व करके एक आर से ये गया, अब क्या जाएगा रूट कैपिटल जी एम अपॉन आर। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो मतलब किसी ऑर्बिट को मेंटेन कर रखने के लिए आपको क्या बोलते हैं, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है प्लैनेट के मास पे, किस पे डिपेंड करती है, इस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है, ना कि सैटेलाइट के मास पे, और रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। तो कैपिटल एम का चीज़ है मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, और ये क्या है स्मॉल आर, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन है आपका स्मॉल आर। तो आप लोगों को आइडिया लग गया भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे किसकी, अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है जी। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात कर लेते हैं भाई। मैंने बताया था आपको किसी भी सैटेलाइट के पास दो तरह की एनर्जी आपकी होती है। कौन कौन सी एनर्जी है हमारे पास में, सैटेलाइट के पास में दो प्रकार की एनर्जी है। कौन कौन सी, एक तो काइनेटिक, क्योंकि सैटेलाइट घूम रही है लगातार चारों तरफ, किसके, उस प्लैनेट के चारों तरफ लगातार घूम रही है सैटेलाइट, राइट। तो अगर कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रही है तो उसका दो काइंड से एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो सैटेलाइट उस प्लैनेट से कुछ दूरी पर है, एक तो आपके पास है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और दूसरी है कौन सी, दूसरी हमारे पास में उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, वापस आते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पे। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, है ना, रिवॉल्विंग सैटेलाइट। तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट कौन कौन सी एनर्जी है, ई। तो ई में आपकी आती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, हाफ। और वेलोसिटी कौन सी है उसके पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। सैटेलाइट के पास कौन सी वेलोसिटी भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो है, उसी वेलोसिटी तो घूम रही है वो। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस, और आपको अच्छी तरह पता है कि भाई जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है कितनी होती है, वो फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है, देखो, है ना। तो ये फॉर्मूले की, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ एम, यहाँ में मिल जाएगा कितना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, ठीक है जी। यहाँ मिलेगा, दोनों सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अपॉन 2r, सॉरी अपॉन 2r, ये हमारा टोटल एनर्जी आ जाएगी। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r थी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में कितनी आ रही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। अगर मैं इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखूं, अगर मैं इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखूं, इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाले फॉर्मूले को देखो, आपको लगता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, तीनों में आपका आ रहा है। तो यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को मैं क्या लिखता हूँ, यू लिखता हूँ। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को मैं क्या लिखता हूँ, यू लिखता हूँ मैं। तो ई क्या देगा, u/2, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये टोटल एनर्जी है ना। उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं, माइनस यू अपॉन 2, माइनस यू अपॉन 2। तो अगर आपको केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तब भी आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं और टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप, है ना। पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, ठीक। तो एक छोटे सा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं आपको दे रहा हूँ कि एक रिवॉल्विंग सैटेलाइट है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैं आपको गिवन दे रहा हूँ, और आपको निकालनी है क्या, उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है ना।
सपोज हम बात करते हैं क्वेश्चन की, आपको जो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ओके, क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट is given as is 3.6 10 की पावर 12 जूल। देन फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, के गिवन है, के कितना है 3.6 10 की पावर 12 जूल गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, ई फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मतलब क्या गिवन है हमें, U/2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है -U/2, तो हमें -U/2 गिवन है। ठीक, तो -U/2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो -U/2 की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 10 की पावर -12 जूल। तो यहाँ से U/2 की वैल्यू कितना देगी, U/2 की वैल्यू देगी -3.6 10 की पावर 12 जूल। और जो ये U/2 है, ये U/2 ही तो टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास में, याद है -3.6 10 की पावर 12 जूल। और मैंने आपको बोला था कि जो टोटल एनर्जी आती है हमेशा नेगेटिव आती है, हमेशा क्या आती है, नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, ये आपकी आ गई। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कैसे क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है, डील करना है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका केपलर्स लॉ, केपलर लॉ को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, केपलर्स लॉस को हम डिस्कस कर लेते हैं। केपलर ने आपके 3 लॉ दिए थे, तीनों ही हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं केपलर्स लॉ की। केपलर्स लॉ, पहला लॉ है केपलर का, क्या, फर्स्ट लॉ। इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है जी। ये लॉ आपको क्या बोलता है, ये लॉ कहता है कि सपोज हमारे पास कोई प्लेनेट है, प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो कोई भी प्लेनेट है, कोई सैटेलाइट है, वो अपने प्लेनेट के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती हैं। और आपको होता है एलिप्स के 2 वो होते हैं, फोकस होते हैं। कितने होते हैं, 2 फोकस होते हैं। तो प्लेनेट किसी एक फोकस पे बैठा होगा, समझ गए ना। और ये सैटेलाइट आपकी रिवॉल्व करेगी इसके अराउंड, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना, ये VO है। तो सैटेलाइट्स revolves around their planet in elliptical orbit। कैसे ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। विद प्लैनेट इज एनी ऑफ फोकाई। तो प्लैनेट है किसी एक फोकस पे होगा, वो प्लैनेट होगा और उसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी। तो मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं वो अपने प्लैनेट के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। सेकंड लॉ हमारे पास में क्या है, सेकंड लॉ को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं कहता हूं कि प्लैनेट पहले, ये सैटेलाइट यहाँ पर था और आप सैटेलाइट यहाँ पे आ गए, कुछ समय के बाद सैटेलाइट यहाँ पे आ गई, है ना। तो सैटेलाइट को ऐसा करने में t सेकंड्स लगा। कितना सेकंड लगा, t सेकंड्स। तो उतने उस सैटेलाइट का जो एरिया वेक्टर था, ये एरिया वेक्टर कह रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर था, इस पोजीशन वेक्टर ने जो एरिया स्वैप किया है इन t सेकंड्स, तो हर t सेकंड्स में ये सैटेलाइट का जो पोजीशन वेक्टर है सेम एरिया स्वैप करेगा। तो सेम टाइम पीरियड में जो आपका इस सैटेलाइट का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम दी प्लैनेट जो पोजीशन वेक्टर है, ये इक्वल एरिया स्वैप करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दी पोजीशन
सैटेलाइट फ्रॉम कहाँ से, पोजीशन वेक्टर प्लैनेट से, फ्रॉम प्लैनेट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, है ना। तो अभी सैटेलाइट घूमते घूमते यहाँ पे आ गई तो क्या होगा भाई, तो अब मैं यहाँ पे टी सेकंड में सेम एरिया स्वैप करेगा, यहाँ पे टी सेकंड में इतना एरिया स्वैप किया था, तो यहाँ पे भी टी सेकंड में इतना एरिया स्वैप करना है, बट रेडियस तो कम हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना, ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएगी। हो सकता है अब टी सेकंड में सैटेलाइट यहाँ से यहाँ तक जाए, टी सेकंड में सैटेलाइट यहाँ से यहाँ तक जाए, तो अब ये एरिया स्वैप करेगा, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ये दोनों एरिया बराबर होने चाहिए। तो मतलब अगर रेडियस कम हो जाएगी तो उतने ही टाइम में टी सेकंड्स में सैटेलाइट ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगी, सैटेलाइट ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगी, तो मतलब सैटेलाइट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो जैसे जैसे सैटेलाइट आपके इस प्लैनेट के पास में आती है इसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड क्यों बढ़ जाएगी, ताकि ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाए क्योंकि रेडियस कम हो गई है, ताकि हमें एरिया सेम मिल जाए। तो सेम टाइम पीरियड में सेम एरिया स्वैप करता है इस सैटेलाइट का पोजीशन वेक्टर, समझ गए। तो ये वाला जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम में कंजर्वेशन बेस्ड है, समझ गए। तो ये बेस्ड है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर, समझ गए ना। तो मतलब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसे बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, एरियल वेलोसिटी। भैया पर यूनिट टाइम कितना एरिया स्वैप कर रही है आपकी सैटेलाइट, तो एरियल वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। 1 सेकंड में आपकी सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है 1 सेकंड में जो एरिया स्वैप कर रही है इट मस्ट बी कांस्टेंट, समझ गए ना। तो ये किस पे बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब मैं आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा तो थोड़ी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन आपके एग्जाम एनडीए के से कोई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी विल डिस्कस दैट चैप्टर राइट आफ्टर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जस्ट बाद मैं वही स्टार्ट करूँगा आपका, ठीक है ना। ओ क्या हो रहा है, मैं देख लूँगा। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है, dA/dt क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है जी। लास्ट में हमारा थर्ड लॉ आता है। थर्ड लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बने हुए हैं आपके। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का लॉ, ठीक है जी। तो ये लॉ क्या बोलता है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, सैटेलाइट को एक चक्कर मारने में टोटल कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट सॉरी द टाइम पीरियड नहीं, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है ना, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड is proportional to the cube of average radius of revolution of a radius of revolution for revolving satellite। मतलब कोई सैटेलाइट आपकी रिवॉल्व कर रही है, किसी प्लैनेट के अराउंड, है ना, रिवॉल्व कर रही है, तो उसका रेडियस वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे बढ़ेगा। तो मतलब आपको एवरेज रेडियस लेना है, क्या लेना है, एवरेज रेडियस। तो जो टाइम पीरियड है इसका, कितने समय में कंप्लीट चक्कर पूरा करती है ये सैटेलाइट, इस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो उस एवरेज रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन में है, समझ गए। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, क्वेश्चन किस प्रकार के आपके बनते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आपके पास था कि 2 सैटेलाइट हैं, वो सेम प्लैनेट को रिवॉल्व कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है जी। और दोनों का जो रेडियस है वो किस रेशो में है, तो पहले सैटेलाइट है उसको रिवॉल्व करने में लग रहे हैं भाई 8 घंटे,
कितने 8 आवर्स में वो अपने प्लैनेट का पूरा चक्कर कर ले रही है। और दूसरी सैटेलाइट को लग रहा है कितना, तो दूसरी सैटेलाइट को कितना टाइम पीरियड लग रहा है, क्वेश्चन लिखेंगे, टू सैटेलाइट्स revolving the same planet, revolving the same planet, having their radius in ratio, किस रेशो में है, 2:5 if फर्स्ट सैटेलाइट, पहले जो सैटेलाइट है, completes one revolution, एक रिवॉल्यूशन वो पूरा करती है, रिवॉल्यूशन इन 8 hours, then find the time period of सेकंड सैटेलाइट। जो सेकंड सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, सेकंड सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, समझ रहे हो। उनका रेडियस किस रेशो में, 2:5 में है। तो कैसे करेंगे भाई, इसका आपको पता है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो यहाँ पे T1/T2 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा R1³ है ना। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ भाई, T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1/R2 का होल क्यूब, राइट। तो R1/R2 कितना दिया उसने आपको, T1 तो दिया हुआ उसने 8 आवर्स अपॉन T2 आपको फाइंड करना है, इसका स्क्वायर बराबर R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1/R2 का रेशो कितना दिया हुआ उसने, 2:5 दिया हुआ है, 2:5 की पावर 3, 2 का क्यूब होता है 8, ये 5 का क्यूब होता है 125, ये 8 का है ना। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 अपॉन T2 का स्क्वायर, ठीक है जी। 8 है 64, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, आपके पास में आ जाएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसको, तो T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 125 × 8, 125 × 8 होता है 1000, कितना होता है भाई 1000। तो T2 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो ये आ जाएगा 10√10, ठीक है। और किसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.8 होती है, √10 की वैल्यू कितनी होती है, 3.8। तो ये हो जाएगा 38 आवर्स। कितना आ गया भाई, 38 आवर्स आपका आ गया नियरली। तो दूसरी सैटेलाइट को 38 आवर्स लगेंगे उस सैटेलाइट का चक्कर मारने में, उस प्लैनेट का चक्कर मारने में, जिसको कि पहली सैटेलाइट 8 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है, 8 आवर्स में। कैसा है आपका ये टाइम पीरियड का स्क्वायर R³ के प्रोपोर्शन में है। तो आपने दोनों टाइम पीरियड का स्क्वायर R दोनों के रेडियस के क्यूब के रेशियो में ले लिया आपने, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है आपने, सिंपली जो वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। बच्चों कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं हमारे, उसको मैं कल डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा है ना। और कुछ आपके प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।